मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। 9:30 प्राइम टाइम और इतिहास की पाठशाला का समय है और स्पेशल एलटी, पीजीटी और टीजीटी को ध्यान में रखते हुए ये हमारी क्लास जारी है और सभी छात्र और छात्राएं जल्दी से क्लास में आइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और क्लास की शुरुआत हो चुकी है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर सामने दिखाई पड़ रहा है। अब ध्यान से पढ़िएगा, धैर्य से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नों में आप लोग हड़बड़ी कर रहे हैं। कल की क्लास में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपने गलत किए हैं जो गलत नहीं होने चाहिए थे। फिलहाल आप देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक शासन पद्धति की प्रकृति को धर्मतंत्रीय थियोक्रेटिक मानते हुए यहां पर पुरोहितों के शासन को स्वीकार किया है? चार ऑप्शन है। केदारनाथ शास्त्री हैं, एल बॉशम है, हेमचंद्र राय चौधरी हैं या फिर मॉर्टिमर व्हीलर हैं। देखिएगा और अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। परीक्षा भवन में इस तरह के प्रश्नों में आप हड़बड़ी करते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। क्या ऑप्शन आ रहा है? केदारनाथ शास्त्री या फिर हेमचंद्र राय चौधरी या फिर एल बॉशम या फिर मॉर्टिमर व्हीलर? और मुझे लग रहा है कर पाएंगे, लेकिन यहां पर जल्दबाजी में चलिए मैं दो ऑप्शंस डिलीट कर दे रहा हूं। अब इन दोनों में से कोई एक है और मुझे लग रहा है कहीं आप मॉर्टिमर व्हीलर ना चुन लें और ये एल बॉशम है। ध्यान रखिएगा, ये थियोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बताया, एल बॉशम। और ओलिगार्की की बात भी हमने कभी करी है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश बॉन्ड की बात भी हमने कभी करी है, तो ध्यान रखिएगा। और अगले प्रश्न पर जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। शुरुआत हमने बहुत सरल प्रश्नों से करी है और परीक्षा भवन में सरल प्रश्न ही गलत होते हैं। देखिएगा, विमल सूरी की रचना, मतलब एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि विमल सूरी है, उनकी एक रचना है पौंगचरिव। बड़ा कॉमन प्रश्न है कि विषय वस्तु क्या है, मतलब किससे संदर्भित है? रामायण का बौद्ध संस्करण, महाभारत का जैन संस्करण या फिर रामायण का जैन संस्करण या फिर श्रीमद् भगवद गीता का जैन संस्करण? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी कहीं भी घातक है और सरल प्रश्न गलत मत करिएगा। रामायण का ये जैन संस्करण है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और देखिएगा, वो पहला यूनानी जिसने भारतीय भूमि पर कदम रखे, वो पहला ज्ञात यूनानी जिसने भारत की भूमि पर अपने कदम रखे, वो कौन था? उनका नाम आपको देखना है। चार ऑप्शन है, सिकंदर, नियार्कस, टेसियस और स्काइलैक्स। सिकंदर, नियार्कस, टेसियस और स्काइलैक्स। तो मुझे लगता है ये पता है पक्का आपको, सिकंदर तो नहीं है। और नियार्कस कौन था? ये सिकंदर का नौसेनापति था। ध्यान रखिएगा, भारतीय भूमि पर कदम रखने वाला जो पहला यूनानी है वो स्काइलैक्स है। याद आ रहा है? और स्काइलैक्स हैं कौन वास्तव में? तो ध्यान दीजिएगा, स्काइलैक्स 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पारसी नरेश दारा के निर्देश पर सिंधु नदी के मार्ग की खोज में भारत की ओर आया था। बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं कि दारा ने किसको भेजा था सिंधु नदी के जल मार्ग की खोज के लिए। फिलहाल अच्छा प्रश्न दिखाई पड़ रहा है और ये कह रहे हैं कि किस विद्वान ने अशोक को तांत्रिक बौद्ध बताया है? मतलब यह कि क्या इस समय अशोक के समय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान की पद्धति विकसित थी क्या? लेकिन फिर भी एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि वो तांत्रिक बौद्ध है और मात्र देवी का उपासक है। मात्र देवी का उपासक है। तो देखिएगा, वो बाणभट्ट है, ह्वेनसांग है या फिर पतंजलि है या फिर तारानाथ है? मुझे बताइएगा। बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, खूब आराम से जवाब दीजिए। बाणभट्ट, ह्वेनसांग, पतंजलि या फिर तारानाथ? और गलती मत करिएगा, यहाँ पे सही जवाब है तारानाथ। बहुत अच्छा है। और एक प्रश्न और आता है कि स्पूनर ने मौर्यों को क्या घोषित किया है? स्पूनर ने मौर्यों को क्या घोषित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, वो पारसी घोषित किया है, अमान्य मत है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में ध्यान रखना होगा कि गलतियां कम से कम हो परीक्षा भवन में। और अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के प्रथम कवि निम्नलिखित में से कौन है? बुद्ध घोष हैं, पतंजलि हैं, असंग हैं या फिर अश्वघोष हैं? तो मुझे लगता है इस प्रश्न को तो आप हैंडल कर लेंगे।
बुद्ध घोष है, पतंजलि है, असंग है या फिर अश्वघोष है। और इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये अश्वघोष है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसके काल में है, किसके राजकवि हैं, बहुत ध्यान रखना होगा। अश्वघोष की रचनाएं आपको ध्यान में रखनी होंगी। सरल प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि नाम सुनते ही चीजें याद आ जाएं, इसलिए कुछ चीजों पर मैं थोड़ा सा आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा एक्टिवेट करना चाहता हूं कि कम से कम सारी चीजें तुरंत क्लिक हो जाएं दिमाग में। तो देखिएगा, भारतीय इतिहास में कुषाण वंश की बात हो रही है। थोड़ा सा गंभीरता से प्रश्नों को पढ़िएगा। कुषाण वंश में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? कुषाण वंश में सर्वप्रथम। अब थोड़ा सा ध्यान देना, भारत में अगर स्वर्ण सिक्कों की बात आ रही है तो ये पता है आपको, वो हिंद यवन वंश का शासक मेनांडर है। याद आ रहा है आपको? मेनांडर के सिक्कों पर चक्र का चित्रांकन भी हुआ है और वो बौद्ध धर्म के प्रति अनुरक्ति दिखाता है। लेकिन प्रश्न यहां पर यह कह रहा है कि कुषाण वंश में स्वर्ण सिक्के पहली बार किसने जारी किए? देखिएगा, कुजुल कटफेसस है, विमा कटफेसस है, कनिष्क प्रथम है या फिर हुविष्क है। और मुझे लग रहा है कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आया होगा, मैंने बताया था विमा कटफेसस के सिक्कों पर भगवान शिव का और नंदी बैल का और त्रिशूल का चित्रांकन हुआ। इससे पता चलता है कि वो शैव धर्म के प्रति अनुरक्ति दिखाई इसने। पहला भारत में ज्ञात विदेशी शासक है जो शैव धर्म के प्रति अनुरक्ति दिखाता है। तो कुषाण वंश में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किसको है? वो विमा कटफेसस को है। और सिक्कों से एक प्रश्न जरूर है, सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसलिए कुछ विशेष प्रश्नों को मैंने शामिल किया है सिक्कों से संबंधित। ये कह रहे हैं कि कुषाण वंश में, ध्यान दीजिएगा, कुषाण वंश में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस शासक ने प्रवर्तित किए? थोड़ा देखने की बात है, गलती ना हो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। कुषाण वंश में सर्वाधिक मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने जारी किए? विमा कटफेसस या फिर कनिष्क प्रथम, वशिष्ठ या फिर हुविष्क? और मुझे लगता है कि इसका जवाब आप आसानी से दे देंगे। हुविष्क को मत चुनिएगा, ये कनिष्क प्रथम है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, अच्छा दो तीन बातें यहां पर हैं। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो वो कुषाण वंश के शासकों ने चलाए शुद्ध स्वर्ण सिक्के। एक बात हो गई। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो गुप्त वंश के शासकों ने चलाए। सिक्के ज्यादा है, शुद्धता कम है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण वंश के शासकों ने चलाए। अब प्रश्न यह है कि कुषाण वंश में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? तो वो कनिष्क प्रथम ने चलाए। लेकिन अब एक प्रश्न और बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश में, कुषाण काल में भारत में सर्वाधिक लेन देन किस धातु के सिक्कों से हो रहा था? किस धातु के सिक्कों से हो रहा था? तो ध्यान रखिएगा, तब सोना मत चुनिएगा और तब है जवाब तांबा। ये बहुत टेक्निकल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग तुरंत स्वर्ण सिक्का चुन लेंगे। विशेष महत्वपूर्ण है कि कुषाण काल में सर्वाधिक लेन देन तांबे के सिक्कों के माध्यम से ही होता रहा था। ये सारी बातें इसलिए आपको जाननी चाहिए क्योंकि परीक्षा भवन में अब इस बार इसलिए परीक्षा को ध्यान रखना है गलती ना हो। क्यों? क्योंकि इस वर्ष के बाद अब भविष्य में जल्दी वैकेंसीज अनाउंसमेंट की संभावना मुझे दिख नहीं रही है। तो जितनी भी परीक्षाएं आपको देने को मिल रही हैं इस वर्ष में, अगले वर्ष तक, वो फटाफट बढ़िया से करके कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लीजिए। और मैं भी ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी गंभीर छात्र हैं इस बार फाइनल सिलेक्शन ले लें। तो ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। शक सातवाहन काल की बात हो रही है, शक सातवाहन काल की बात हो रही है। सोना और रजत यानी कि सोना और चांदी के बीच सिक्कों का अनुपात क्या था, यह देखना होगा। स्वर्ण और रजत के बीच सिक्कों का अनुपात क्या है? 1:35, 1:14, 1:16, 1:48। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा और ऐसा ना हो कि आप 1:48 चुन लें। ये 1:35 है, वेरी इंपॉर्टेंट और हर प्रश्न मेरा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में टका अनुपाते जीतल कितने का था? अब आपको याद आ जाएगा, 1:48 था।
ठीक है ना, ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। टका और जीतल का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात, और मतलब हर कालखंड में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इस प्रश्न को भी देख लीजिए। शक और कुषाण काल में, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये शक सातवाहन काल की बात हो रही थी। अब ये बात आ रही है शक और कुषाण काल में स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात कितना है। स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात कितना है। प्रश्नों को बहुत एक साथ इसलिए मैंने लगा दिया है कि अब गलती होने की संभावना ना रहे। तो 1:35 तो अब हो नहीं सकता, और ये है 1:14, और इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और हो सकता है अगर आप रिकॉल ना कर पा रहे हो तो मेरा विनम्र अनुरोध है नोट कर लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, हमारे साथ कम से कम आधा घंटा तो दीजिए। और अब ये कह रहे हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्का, यानी कि गुप्त काल का जो स्वर्ण सिक्का है वो दिनार कहलाता है, ये भी पूछा गया है। और किस शब्द से बना है ये भी पूछा गया है। गुप्त काल में रजत सिक्का क्या कहलाता है, रूपक या रुपया कहलाता है, इनका अनुपात कितना है। तो अब ये निश्चित हो गया कि 1:35 और 1:14 तो नहीं है सर। तो अब इसमें आप चुन सकते हैं 1:16। वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया है। और आप कहेंगे सर हर प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहे हैं, तो मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना ही पड़ेगा। और विशेष बात यह है कि जितने भी नए छात्र और छात्राएं जुड़ रहे हैं, क्लास के प्रति बहुत उत्साह दिखाया है। नए विद्यार्थियों के लिए एक विनम्रता पूर्वक एक सूचना है, हम लोगों की एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला 3 खंडों में प्रकाशित हुई है एंशिएंट हिस्ट्री की, वो अमृत संजीवनी के नाम से आ रही है। 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। प्रागैतिहासिक काल से ये शुरू होती है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ दी हुई है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। तो ये एंशिएंट की हो गई, और ये मेडवल की हमारी अमृत गंगा के नाम से है। 2500 प्रश्नों का संकलन है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न वैसे ही है जैसे आप यहाँ पर क्लास में देखते हैं। 2500 प्रश्न है, इसमें अरबों के आगमन से शुरू होती है और परवर्ती मुगलों तक जाती है, और मॉडर्न इंडिया की हमारी अमृत मंजरी के नाम से आई है। 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, आप देख पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा। और ये लगभग 7500 प्रश्न है, लगभग नहीं एग्जैक्ट 7500 प्रश्न है। 3000 एंशिएंट में, 2500 मेडवल में और 2000 मॉडर्न में। परीक्षा में अभी 2 से 3 महीने का समय है। अगर आप चाहें तो, अगर रिवीजन के दृष्टिकोण से देखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो स्क्रीन पे नंबर दिए होते हैं, इंक्वायरीज ले सकते हैं, आप चाहे तो मंगा भी सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, और अगला प्रश्न देखिए। और आज एक खास बात मैं आपसे थोड़ी सी 2 मिनट शेयर करूंगा। दिनकर को पढ़ रहे थे तो दिनकर की कुछ पंक्तियां बड़ी अपील करती हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा शेयर करें। 2 मिनट केवल हम आपसे लेंगे, थोड़ा ध्यान से आप पढ़ भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, कोई अर्थ नहीं। दिनकर ने लिखा है, हमारे राष्ट्र कवि, नित्य जीवन के संघर्षों में जब टूट चुका हो अंतर्मन। ध्यान दीजिएगा, संघर्ष का समय सभी का चल रहा है और सभी लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ विफल हो जाते हैं। यहां पर देखिए बढ़िया बात है, इस बार सफल हो जाइए, इसलिए मैं ये लाइन आपसे शेयर कर रहा हूं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब जीवन निकल जाए और सिलेक्शन हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस बार पूरी कोशिश करिए, पूरी जद्दोजहद और पूरे प्रयास कर लीजिए। जब फसल सूख कर जल के बिन, तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ बात है, सब कुछ लाइफ में समय से होना चाहिए। पूरा प्रयास करिएगा इस बार। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। दिनकर की जो पंक्तियां हैं, दिनकर की लेखनी से जो शब्द निकले हैं, इतने बेहतरीन, सीधे हृदय को बेंधते हैं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियां रोज निकली जा रही हैं और हम लोग बड़े सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मन कटुवाणी से आहत हो, ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा
विषयांतर हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मतलब हम किसी को कटुवाणी भी ना बोलें, क्योंकि बाद में प्रिय वचन बोलेंगे लेकिन वो कटुवाणी हमेशा याद रह जाती है। और सुख साधन चाहे जितने हो, ध्यान दीजिएगा, छात्रों को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। मतलब अगर ये काया हमारी निरोगी नहीं है तो फिर सारे सुख व्यर्थ हैं। वो कह रहे हैं कि सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और अंतिम लाइन फिर से बहुत बड़ी कविता है, मैं केवल कुछ चुनिंदा लाइनें आपसे मैंने शेयर की हैं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिलहाल आइए और अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। खजुराहो के मंदिरों की श्रृंखला में यहाँ किस धर्म के मंदिर नहीं है? खजुराहो के मंदिरों की श्रृंखला में, खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, तो किस धर्म के मंदिर नहीं है? शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध। ध्यान दीजिएगा, गलती जल्दी से ना हो जाए। शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन, तो ये पता है कि शैव और वैष्णव तो है ही। अब इन दोनों में से कौन सा एक नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के मंदिर वहां पर नहीं है। खजुराहो के मंदिरों में बौद्ध धर्म के मंदिर हमें नहीं मिलते, जैन भी मिलते हैं, शाक्त धर्म के मंदिर भी मिलते हैं, लेकिन बौद्ध मंदिर नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर देखिए, मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है, मुझे लगता है आप कर पाएंगे। और ये क्या कह रहा है कि वो पुर्तगाली गवर्नर आपको चिन्हित करना है जिसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए पुर्तगाली नवयुवकों को प्रेरित किया है और गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने की कोशिश भी की है। 4 ऑप्शन है और मुझे लगता है कि ये वाला प्रश्न तो पूछा ही गया है कि गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने की कोशिश किसने की? कैब्राल है, अल्मेडा है, अल्बुकर्क है या फिर कौन है? तो मैं समझता हूं इसको आप कर लेंगे। और ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, याद आया होगा। और ये प्रश्न आपने गलत नहीं किया है। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसकी है? तो आपको पता है, नीले पानी की नीति अल्मेडा की है, याद आया। और नीनो डी कुन्हे को पता ही होगा कि वो गोवा को राजधानी घोषित करते हैं। कौन? नीनो डी कुन्हे। और बाबर के यहाँ वो पहुंचने वाले पहले पुर्तगाली थे और बाबर भी इनका उल्लेख करते हैं अपनी आत्मकथा में। बंगाल की रक्तहीन क्रांति का संबंध है, ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। बंगाल की रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, जिसे कहा जाता है पलाशी के युद्ध के परिणाम से, बक्सर के युद्ध से, या फिर इलाहाबाद की संधि से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी को प्राप्त करने से, या फिर मीर जाफर को अपदस्थ करके मीर कासिम की ताजपोशी से। और मुझे लगता है आप कर पाएंगे और गलती मत करिएगा। और ये वाला यहाँ पे सही विकल्प डी है। मीर जाफर को अपदस्थ करके मीर कासिम को नवाब बनाया गया, पता है आपको। योग्य नवाब था, ये भी पता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले गया, ये भी पता है। अपनी सेना के प्रशिक्षण के लिए विदेशी अधिकारियों को, जर्मन अधिकारी वॉल्टर रिनहार्ट को उसने नियुक्त किया। किसने? मीर कासिम ने, याद आया होगा। और फिर बाद में जब मीर कासिम हट जाते हैं, फिर मीर जाफर की दोबारा ताजपोशी है। वो उस समय बक्सर के युद्ध के समय नवाब कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, वो मीर जाफर है, मीर कासिम नहीं। फिर देखिएगा किस अधिनियम में ये प्रावधान आया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब प्रधान सेनापति के रूप में भी कार्य करेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान सेनापति के रूप में भी कार्य करेगा। ये ध्यान दीजिएगा किस अधिनियम में ये प्रावधान आया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब प्रधान सेनापति के रूप में भी काम करेगा। और ध्यान रखिएगा, सिलेबस को ध्यान से देखिएगा तो उसमें संवैधानिक विकास भी दिया हुआ है, 73, 84, 86 या फिर 73 का चार्टर अधिनियम। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती मत करिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है। और ये 1786 का संशोधन अधिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। तो संवैधानिक विकास जब उन्होंने सिलेबस में लिख दिया है एक पूरा सेगमेंट, तो निश्चित है कि यहां से प्रश्न आएगा। सहायक संधि को देख लीजिए, वेलेजली का नाम भी सिलेबस में अंकित किया है उन्होंने। सहायक संधि के संबंध में किसका कथन है कि देशी राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, अपना राष्ट्रीय चरित्र अथवा वो सब कुछ जो देश को प्रतिष्ठित बनाता है, बेचकर अपनी सुरक्षा मोल ले ली।
ऐसा कहा गया है, थोड़ा सा और शॉर्ट में कर दें, कि भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता को बेचकर सुरक्षा को मोल खरीदने का प्रयास किया, या फिर अपनी सुरक्षा के बदले अपनी स्वतंत्रता को बेच दिया। किसने कहा है? वेलेजली की जो सहायक संधि है उसके बारे में कौन कहता है? वेलेजली है, हेक्टर मुनरो है, सिडनी ओवन है, या फिर थॉमस मुनरो है? और जवाब दिया करिए, सभी छात्र छात्राएं जवाब दें। अब ये सेशन मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा चलता रहे, तो आप सभी 9:30 बजे क्लास में आ जाया करें। और फिर मैं चाहता भी हूं कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में अपनी राय दें। बहुत सारे छात्राओं का और छात्रों का ये अनुरोध है कि सर वो पाषाण काल का एक बार जो पूरा एक शॉर्ट में पूरा सा फिर से समझा दीजिए। तो हम लोग पाषाण काल को भी अभी पढ़ लेंगे। आपको कौन से टॉपिक जो परेशान कर रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर देंगे तो आप क्लास के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और क्लास के बारे में कोई भी सूचना आपको तत्काल मिलती रहेगी। तो थोड़ा सा देखिएगा, वो कह रहे हैं कि शासक को हटाने के बाद, एक प्रेक्षक ने लिखा था, किसी राज्य का शासक हटाया गया, देह से जान निकल चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा नहीं था जहां से उसके बिछड़ने का विलाप ना सुनाई पड़ता हो। मतलब ध्यान दीजिएगा, उस राज्य के शासक को अपदस्थ किया गया, झांसी, पंजाब, अवध और कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा, ये झांसी की बात नहीं हो रही है सर, ये अवध के विलय की बात हो रही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये अवध के विलय मतलब ये जो अंतिम अवध नवाब है वाजिद अली शाह, उसको अपदस्थ करने की बात हो रही है। और उसको अपदस्थ करने के बाद लखनऊ के लिए किसी ब्रिटिश लेखक ने ये पंक्तियां लिखी हैं। थोड़ा सा देखिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा जल्दबाजी करना जाए कहीं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगान वसूली के संदर्भ में ये बात हो रही है। सर्वाधिक बोली लगाने वाले को, मतलब ठेके पर दिए जाने की बात है। ये भूराजस्व वसूल करने की 1 वर्षीय जो अधिकार देने की व्यवस्था है वो किसने की थी? सर्वप्रथम किसने की थी? क्लाइव है, कॉर्नवालिस है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, या फिर वेलेजली है? ध्यान दीजिएगा, सब कुछ बड़ा क्लियर कट है। और ये पहली बार आप ध्यान दीजिएगा रॉबर्ट क्लाइव है, ये पहली बार आप देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव है। और फिर आपको पता है ये भी कहा गया है कि 1765 से 1772 तक बंगाल में लुटेरा राज्य चलता रहा। आपको पता है ये स्टेटमेंट किसका है? 1765 से 1772 तक बंगाल में लुटेरा राज्य चलता रहा, ये स्टेटमेंट किसका है? आपको पता होगा, के.एम. पणिक्कर सर का है। याद आया? फिर वो 72 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं तो उन्होंने 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। फिर उसके बाद 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू हो गया। फिर कॉर्नवालिस ने शुरुआत की 10 वर्षीय बंदोबस्त से और वो बाद में स्थायी बंदोबस्त में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को बहुत सावधानी से पढ़ना है, परीक्षा भवन में गलतियां ना हो। और फिर ये क्या कह रहे हैं कि यह ना भूलें, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी आपसे पूछा ही जाना है, एक प्रश्न फिक्स है। तो वो ये कह रहे हैं कि उपेक्षित, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई कर्मियों में भी आपकी ही भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। ये शब्द किसने कहे थे? ज्योतिबा फुले साहब हैं, महात्मा गांधी हैं, बी.आर. अम्बेडकर हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद है? और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे, और ये स्वामी विवेकानंद है। उन्होंने कहा कि जब तक देश का कोई भी व्यक्ति भूखा है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये ध्यान देने की बात है। वो एक स्टेटमेंट और कहते हैं कि हमारा धर्म तो रसोई में बसता है, हमारी डेगची में बसता है। डेगची मतलब खाना बनाने की जो बर्तन होता है। वो कह रहे हैं कि ये छुआछूत और ये सब कुछ, वो बोले सब हमारे भाई हैं। और नर सेवा नारायण सेवा, ये ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन का स्टेटमेंट है, ये ध्येय वाक्य है उसका। तो गलतियां ना हो। और फिर बाबर की आत्मकथा के बारे में कल बात हुई थी, फारसी अनुवाद के बारे में, और आज बात आ रही है अंग्रेजी अनुवाद के बारे में। और प्रश्न देखते ही तुरंत याद आ जाना चाहिए, और ये है मैडम A.S. बेवरीज। और ये पता है कि E.C. सचाऊ ने अलबरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया है, और वो अंग्रेजी अनुवाद कहलाता है अलबरूनीज इंडिया। और ये जो A.S. बेवरीज ने बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किया। और ये जरबख्श, आपने ध्यान दिया होगा, पता नहीं ये ध्यान दिया है, याद है कि नहीं। लाख बख्श आपने सुना है, पील बख्श भी आपने सुना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, जरबख्श अर्थात सोने का दान करने वाला कौन है सर? सोने का दान करने वाला
की उपाधि किसकी है? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है यहाँ पर। अब ये क्रॉस हो गया, औरंगजेब है, बाबर है, या फिर महमूद शाह बेगड़ा है। और फिर ये महमूद शाह बेगड़ा है, सोने का दान करने वाला। औरंगजेब जिंदा पीर या शाही दरवेश है। और बाबर की एक बेहतरीन उपाधि है, याद आया होगा, कलंदर। बाबर की उपाधि का नाम याद आया होगा, कलंदर। और एक याद और आया होगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं याद करवा दे रहा हूं, कलम और तलवार का सिपाही किसे कहा गया है? वो बाबर को कहा गया है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। किस सूफी संत को, सॉरी किस संत को, किस संत को चक्र सुदर्शन का, भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन का अवतार माना गया है? ध्यान रखिएगा, गलतियां ना हो। बसव, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य। और ये निम्बार्काचार्य हैं। रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना गया है, ये आपको पता है। बसव को नंदी बैल का अवतार माना जाता है, ये भी आपको पता है। और वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार, वैश्वानर अवतार कहा गया, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे जो चक्र सुदर्शन के अवतार हैं वो कौन है? निम्बार्क है। बहुत ध्यान दीजिएगा, निम्बार्क का संप्रदाय बता दीजिए, वरकरी संप्रदाय बता दीजिए, धरकरी संप्रदाय बता दीजिए। ये सब किसने इसको स्थापित किया है? निपक संप्रदाय किसने स्थापित किया है? बता दीजिए। एकदम सेट प्रश्न है। मतलब मुझे लगता है कि अगर केवल 3 महीने एकदम एग्जाम ओरिएंटेड किसी सक्षम अध्यापक के साथ आप पढ़ ले तो बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। लंबा सिलेबस केवल दिखता है नहीं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम कौन सा है? यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान सब कुछ चला, लेकिन सबसे सफल कार्यक्रम कौन सा है? मद्य निषेध। ये महानिषेध लिखा हुआ है, तो ये मद्य निषेध कर लीजिए, इसको मद्य निषेध है ना, यानी कि शराब बंदी। और विदेशी शराब की दुकानों पर धरना, या फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, या फिर कुटीर उद्योगों का विकास, या फिर सरकारी नौकरियों एवं सरकारी स्कूलों का परित्याग और बहिष्कार। सर इसको बिल्कुल मत चुनिएगा। और ये विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, याद आया होगा, होली जलाई गई थी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, आपको शायद याद आया होगा। और फिर टैगोर कहते हैं कि भाई गांधी जी प्लीज ऐसा मत करिए। और मुझे लगता है कि कम से कम जिन गरीबों के पास वस्त्र नहीं है वो कम से कम उनको वस्त्र तो पहने रखने दीजिए। भविष्य में वो विदेशी वस्त्र नहीं खरीदेंगे। ये वस्त्रों की निष्ठुर बर्बादी है। और गांधी कहते हैं ये हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान का मामला है, और अंग्रेजों को जवाब देने के लिए वस्त्रों की निष्ठुर बर्बादी ही सर्वोत्तम उपाय है। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। बेहतरीन, आपको चीजें याद आ रही होंगी, क्लास कैसी लगती है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक उंगली लाइक के बटन पे रख सकते हैं। इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, आपने इंटरटेन किया क्लास को। पल्लाडियन शैली का संबंध क्या है भाई? देखिएगा और मुझे बताइएगा। ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लाडियन शैली का संबंध किससे है? चित्रकला, भवन निर्माण, शिल्पकला, या फिर नृत्य कला? और ध्यान रखिएगा, और ये बेहतरीन प्रश्नों में है, एनसीईआरटी के प्रश्न है भवन निर्माण। ध्यान रखिएगा, हमारी एनसीईआरटी की भी एक पुस्तक आपको जल्दी ही मिलने वाली है, उसमें लगभग 2500 प्रश्न होंगे। ये रिमार्क है यहाँ पर, 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने निजी मकान बनाने प्रारंभ कर दिए। इनमें से ज्यादातर मकान पल्लाडियन शैली के थे, जिन्हें गर्मी बचने के लिए खंभों के सारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे, जिनमें मतलब बड़े बरामदे होते थे, आहते होते थे, ऐसा कह सकते हैं। ठंडा रहे, गर्मी यहाँ बहुत होती थी, और वो सब ठंडे प्रदेश के थे। और बाद में आपको पता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला घोषित की गई, डलहौजी ने घोषित की थी, आपको पता है। तो मैं ये एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जैसे विशेष तौर पे अभी सब लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलटी का जो पीजीटी वाला मामला है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 12th की, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की। मैं आपको पुरानी और नई सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करके आपको देने वाला हूं बहुत जल्दी। एज वेल ध्यान रखिएगा कि जो इतिहास का पेपर है, मैं इतिहास करा रहा हूं तो इतिहास की बात करूंगा। आपका कोई और विषय भी है, जो भी छात्र जुड़े हों, जिनको किसी अन्य विषय से भी देना है, तो कम से कम पीसीएस के पिछले 25 वर्षों के सामान्य अध्ययन के 20 वर्षों के प्रश्न पत्रों के सिंगल लाइनर प्रश्नों को अपने सब्जेक्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर लोक सेवा आयोग बनाएगा। और निश्चित है कि इधर आपका ध्यान पीसीएस की तरफ नहीं होता है, प्रश्न बन सकते हैं वहां से,
क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, आब वाब से क्या तात्पर्य है। क्लास हमारा थोड़ा सेशन फास्ट ट्रैक चलेगा लेकिन लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य से बैठा करिएगा। कम से कम 45 मिनट 1 घंटे का समय लेकर आइए क्लास में। आब वाब क्या है, और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम प्राधिकारियों के द्वारा दावा किया गया भू राजस्व, राजस्व को ठेके पर देने की प्रणाली। तो राजस्व को ठेके पर देने की प्रणाली भी क्या थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्व अदा करने वाला राज्य या फिर सामंतों के द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार। तो ये है डी वाला ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। आब वाब अतिरिक्त जो कानूनी प्रभार हैं, ध्यान रखने की बात है। राजस्व को ठेके पर दिए जाने की प्रणाली है वो इजारादारी, आपको याद आया होगा। अच्छा, तो अब देखिएगा आबवाब जो है, ये कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किसने आबवाब माफ कर दिए, जिसने केवल जो शरा के द्वारा अनुमन्य कर थे वही लिए। फिरोज शाह तुगलक 24 आबवाब करों को माफ कर देता है। ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने 24 आबवाब करों को माफ किया। फिर मुगल काल में भी एक ऐसा शासक है जिसने लगभग 80 आबवाब करों को माफ कर दिया। उसका नाम अगर आपको याद आ जाए तो मुझे बताइएगा। और 80 आबवाब करों को माफ करने वाला कौन है, तो उसका नाम है औरंगजेब। ध्यान रखिएगा, प्रश्न गलत ना हो, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। प्रश्न अच्छे खराब से मतलब नहीं है, मतलब केवल इतने से है कि अगर प्रश्न आपको वहां पर अच्छे से आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो सरल प्रश्न भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, कठिन हो सकता है। नए छात्र काफी संख्या में जुड़े हुए हैं, एक विनम्र अनुरोध और एक सूचना आपके लिए। हम लोगों की प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला है मॉडर्न इंडिया की अमृत मंजरी के नाम से है। 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। मेडवल की अमृत गंगा के नाम से प्रकाशित हुई है। 2500 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है, अरबों के आगमन से शुरू होता है। आप चाहें तो नए छात्रों और छात्राएं इसको मंगा सकते हैं, पुराने छात्रों ने मंगाई है। और ये एंशिएंट की अमृत संजीवनी है। एंशिएंट की अमृत संजीवनी है, 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है और अंत तक जाती है। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप इसके बारे में जानकारी मंगा सकते हैं। कुछ पन्नों के पीडीएफ मंगा सकते हैं, आप देखकर निर्णय ले सकते हैं। आपके पास पहले से अगर बहुत स्टडी मटेरियल है तो आपको मंगाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 महीना एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ा जाए तो ये 7500 प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस प्रश्न को पढ़िएगा, कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए, बहुत बहुत आराम से पढ़िएगा, कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को पहली बार कब स्वीकृति प्रदान की। ध्यान दीजिएगा, पहली बार कब स्वीकृति प्रदान की। 1909, 1916, 1912, 1922। प्लीज जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए, मैं वेट कर रहा हूं। सभी छात्रों का जवाब आना चाहिए, सभी छात्रों और छात्राओं का जवाब आना चाहिए, जो भी लोग क्लास में हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को पहली बार कब स्वीकृति प्रदान की। सर, अगर आपने इस प्रश्न को गलत कर दिया है ओवर कॉन्फिडेंस में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये 1916 है। प्रश्न को फिर से पढ़िए, इसीलिए मैंने रिंग किया। कांग्रेस ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंटो सुधार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की जो बात है उसको इंप्लीमेंट किया 1909 के अधिनियम से। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, लगातार विरोध कर रही थी। फिर क्या होता है, 1916 में कांग्रेस लीग पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता होता है। और इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस बेतुकी मांग को देश की अखंडता के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों को स्वीकार कर लिया जाए। तो ये 1916 लखनऊ समझौते में हुआ है। और शायद आपको याद होगा, मदन मोहन मालवीय ने इसीलिए लखनऊ समझौते का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता के बीज छुपे हुए थे, जिसमें ये छुपा हुआ तथ्य है कि भारत में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं है और उनको पृथक निर्वाचन मंडलों की आवश्यकता है। इसीलिए मदन मोहन मालवीय ने
इसका विरोध किया था। और आपको याद होगा 1909 में भी एक घटना घटी है, जब एक स्टेटमेंट आता है, वो लिखते हैं कि किसने किसको लिखा था ये आप बताइएगा, बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, कि हम पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना करके नागों के दांत बो रहे हैं, स्नेक्स टीथ बो रहे हैं, और इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको याद आया होगा। रिप्लाई कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर अभी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किस केस की पूरे संसार में चर्चा हुई थी, ध्यान दीजिएगा। अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक, एच.डी. वेल्स, हेरोल्ड लॉस्की, रूजवेल्ट, ध्यान दीजिएगा, ने कुछ सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। आईएनए मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, या फिर नासिक षड्यंत्र केस। ये मतलब प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिएगा। आईएनए मुकदमे का मतलब है वो लाल किले में वो आजाद हिंद फौज वाला मुकदमा। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए और मुझे बताइएगा, और गलती मत करिएगा। और यहाँ पर आप शायद रिकॉल कर पा रहे हो, ये मेरठ षड्यंत्र केस है और ये आईएनए वाला मामला नहीं है। मेरठ षड्यंत्र केस बेसिकली था क्या, ये आपको रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस सेट में कठिन प्रश्नों में दिए हैं। कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 मार्च 1929 को 33 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करके उन पर मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया। इस अभियुक्त में 3 अंग्रेज भी शामिल थे। 2.5 साल चले इस मुकदमे में 16 जनवरी 1933 को इसका फैसला आया, जिसमें मुजफ्फर अहमद को आजीवन कारावास तथा 27 अभियुक्तों को सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल इस समय देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन में इस समय किस एक पार्टी की सरकार थी? किस एक पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी? तो आप समझ सकते हैं ये सोशलिस्ट पार्टी तो वहां हो नहीं सकता। अब इस 3 में कोई एक है, और गलती बिल्कुल मत करेगा, लिबरल पार्टी को मत चुनिएगा। श्रमिक दल की सरकार है, लेबर पार्टी की सरकार है। क्लीमेंट एटली आपको याद आए होंगे सर। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। और एक खास बात यह है कि अगर आज मुझे लगता है कि मेरे 30-35 प्रश्नों में, 50 प्रश्नों में अगर 5 प्रश्न, 4 प्रश्न आप गलत कर रहे हैं तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाएगी। लेकिन सरल प्रश्न अगर गलत हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है कि भाई अब थोड़ा सा ये गलतियां ना हो परीक्षा भवन में। और फिर किसके मन में ये विचार उभरा कि अंग्रेज अपने पीछे कैसा भारत छोड़कर जाएंगे? कितनी नग्न दुर्गति भारत की है। अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितना कीचड़ और कचरा छोड़कर जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। और यहां पर महात्मा गांधी नहीं है, किसी भी दशा में यहां पर महात्मा गांधी नहीं है सर, और ये है रविंद्रनाथ टैगोर, हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी आपको पता है? गोरा उनका उपन्यास, आपको याद होना चाहिए कि उनको नोबेल प्राइज कब मिला, किस रचना के लिए मिला, याद आ रहा है ना? ये सब कुछ याद आना चाहिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता नासिर का संबंध किस देश के साथ है? नासिर का नाम तो ईरान, मिस्र, अरब और भारत। तो अब ये अरब और भारत से तो नहीं हो सकता है, और ये है मिस्र से। ध्यान दीजिएगा, अच्छे प्रश्न है, छोटे प्रश्न है, लगातार हम लोग कर रहे हैं और आप भी बढ़िया रिस्पांस कर रहे हैं। और ये देखिएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? पहली बात, आम चुनावों के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन बनी? एक बड़ी बात यह है, ध्यान रखिएगा, अपने सिलेबस को ध्यान रखिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 टू 1965, 72 तक आप कर लीजिए, नेहरू की विदेश नीति तक, लाल बहादुर शास्त्री तक कर लीजिए। भारत की विदेश नीति, पंचवर्षीय योजनाएं और ये जो चुनावी जो पार्टियां हैं, इनके बारे में बहुत सारी पार्टियां बनी है, प्रश्न बने हैं, पूछे ही जाएंगे। सिलेबस में स्पेशली इंडिकेट किया गया है। मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था, लेकिन छात्रों ने सिलेबस के लिए उत्साह नहीं दिखाया, जबकि पढ़ना क्या है ये जरूर पता होना चाहिए। केवल पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है।
तो यह ध्यान देना होगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका सबसे कमजोर पहलू है, और ये कमजोर पहलू मैं यहीं पे कराने की कोशिश करूंगा कि वो पढ़ाई दूं पूरा, जितने प्रश्न बन सकते हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, या फिर जनसंघ, या फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, या फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी। और ध्यान रखिएगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नहीं है सर, और वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी थी? और वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मुझे लग रहा है आपको याद आया होगा, अच्छा चल रहा है। और फिर यहां पर आप इस रिमार्क को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रथम आम चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हैदराबाद एवं केरल के 61 लोकसभा सीटों पर अपने संगठन पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और यह पार्टी सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। मैं सामने से इसलिए हट जाता हूं कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और बेहतर होगा कि आप पॉज करके नोट कर लें चीजों को। अब दोबारा से कुछ समय नहीं है रिवाइज करने के लिए, एक बार में फाइनल फेज में तैयारी करिए। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर रहे हैं, और आप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने बहुत धैर्य के साथ, बड़े पैशंस को रख करके क्लास को ज्वाइन किया है। इसी तरह क्लास में आते रहेंगे तो हम लोगों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी विषय के प्रति। तो आज की क्लास को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, और कल या परसों फिर हम लोग मिलेंगे। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे तो आपको क्लास के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फिलहाल आज हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।